नमस्कार दोस्तों, साल था 1975 और तारीख थी 25 जून। देश में अचानक एक तूफान सा आया और एक डर का साया पूरे देश में छा गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं अगले 2 सालों के लिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। अपोजिशन लीडर्स को एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। देश असल में एक डिक्टेटरशिप रेजिम बन चुका था। इंडियन गवर्नमेंट ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर कर दिया और इसे हर साल एक ब्लैक डे के रूप में याद करने का फैसला लिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वाकई में इस दिन हम आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों को याद करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए कमिटेड रहने का एक मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा है? क्योंकि मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि खुद सरकार पर ही डिक्टेटर होने के आरोप लग रहे हैं। डिक्टेटरशिप क्यों से? मोदी इज अ डिक्टेटर। दोस्तों, इन सब के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गवर्नमेंट अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए हिस्ट्री के इस डार्केस्ट चैप्टर का इस्तेमाल करके खुद को डेमोक्रेटिक दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे गवर्नमेंट का लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसे मजबूत करने की दिशा में उठाया गया बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम मान रहे हैं। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं कि इमरजेंसी लगाना एक नेशनलिस्ट मूव था। इवन खुद पीएम इंदिरा गांधी ने इसे देश के लिए जरूरी बताया था। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इंदिरा गांधी को अक्सर लोग मर्डरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जबकि इंदिरा गांधी अब तक की सबसे डेकोरेटेड प्राइम मिनिस्टर में से एक थी। इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा से लेकर सिक्किम जैसे नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिक स्टेट को इंडिया में मिलाकर भारत की उत्तर पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने तक इंदिरा गांधी के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, जो कि इंडिया आज तक सेलिब्रेट करते आ रहा है। इवन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही रॉ की स्थापना हुई, जो कि भारत की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है। और बांग्लादेश के लिबरेशन को कौन भूल सकता है, जब इंदिरा जी ने लिटरली पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश को आजाद कराया था। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सेलिब्रेटेड लीडर को द किलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टैग मिल गया? अंत में इतिहास के इस हिस्से को एक काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पर। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे, और क्यों इसे इतना खौफनाक माना जाता है? आइए इस इवेंट को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी दोस्तों कि 1975 पहली बार नहीं था जब देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई हो। इससे पहले 1962 की इंडो चाइना वॉर में और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। लेकिन 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफी अलग थी। 1975 की इमरजेंसी किसी एक वजह से नहीं लगी थी, बल्कि कई सारी घटनाओं का नतीजा था। ये सारी घटनाएं 1969 से शुरू होती है, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि देश की 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब सरकार उन बैंक्स की ओनरशिप ले लेगी उन प्राइवेट कंपनी से। अब आप सोचिए, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं और सरकार अचानक से कह दे कि अब ये कंपनी सरकार की हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कि आप खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से। ठीक ऐसे ही बड़े बड़े उद्योगपति जैसे JRD टाटा और कई शेयर होल्डर्स इस फैसले से बहुत नाराज थे। सरकार ये फैसला बहुत जल्दी में लेती है और संसद में चर्चा किए बिना ही पार्लियामेंट सेशन से पहले एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसे ओवरनाइट प्रेसिडेंट से साइन करवा लेती है। ये इतना अचानक हुआ कि कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये होने क्या लग रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी इस पॉलिसी को कितना इंपॉर्टेंट समझती थी देश के लिए। इंदिरा गांधी की तरफ से जस्टिफिकेशन ये थी कि अगर इन बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा तो ये बैंक्स देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं और देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक फॉर प्रॉफिट कंपनी शायद कभी ना करे, क्योंकि वो
अपने प्रॉफिट की सोचती है। ये एक तरह से सरकार और बड़े उद्योगपतियों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन इस फैसले से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। जिन लोगों ने बैंकों में पैसा लगाया था वो बहुत परेशान थे। उनमें से एक थे आरसी कूपर। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर होल्डर थे। उन्हें लगा कि सरकार ने उनके साथ गलत किया है, इसलिए आरसी कूपर सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला गलत है और इससे उनका नुकसान हुआ है। कोर्ट डिक्लेयर करता है कि यह जो लॉ है जो सरकार ने बनाया है ये डिस्क्रिमिनेट करता है इन 14 बैंकों के खिलाफ जिन्हें नेशनलाइज किया जा रहा है, और यह शेयर होल्डर्स के लिए काफी अनफेयर है। तो सरकार के इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यहीं से दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार और जुडिशरी के बीच एक युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है कि एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे देश में कौन ज्यादा पावरफुल है, गवर्नमेंट या फिर जुडिशरी, या फिर आपके हिसाब से किसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए? यदि इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन इस कॉन्फ्लिक्ट में जीतेगा? आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री दोनों ने ही कोशिश करी है एक दूसरे को ओवर पावर करने की। अब उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार के इस ऑर्डिनेंस को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो अगले ही साल इनकी सरकार एक नया अमेंडमेंट लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। इसके कुछ सालों बाद ही एक और सिमिलर केस हुआ इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में प्रीवी पर्स को लेकर। अब प्रीवी पर्स दोस्तों एक पेमेंट हुआ करती थी जो कि इंडिया में जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी रॉयल फैमिलीज को उनके शाही खर्चों को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दी जाती थी। क्योंकि सरकार ने जब सारी प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था इंडिया बनाने के लिए 1947 में, तब यह कंडीशन रखी गई थी कि उनकी रूलिंग फैमिलीज को कुछ पेमेंट दी जाएगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इंदिरा गांधी को ये पेमेंट्स पसंद नहीं आई, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखती थी। उनका मानना था कि यह राशि जनता के पैसे का दुरुपयोग है और इसे देश के विकास कार्यों में लगाया जाना चाहिए। ये राशि कुछ चुनिंदा लोगों को दी जाती थी जो पहले से ही धनवान थे, जबकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबी में जी रहा था। इसलिए इनकी सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए, लेकिन यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसलिए सरकार ने एक घोषणा करी कि प्रिंसली स्टेट्स को आज से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब देश में कोई रूलिंग फैमिलीज बचेगी ही नहीं, इसलिए प्रीवी पर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस प्रोक्लेमेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब इसके लिए एक बार फिर इंदिरा गांधी सरकार और कोर्ट आमने सामने थे। अब इसके लिए एक बार फिर इंदिरा गांधी की सरकार ने एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड किया जिसमें क्लियर कहा गया कि प्रीवी पर्स को हटा दिया जाएगा रूलिंग फैमिलीज के लिए, और इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा प्रीवी पर्स को लेकर कोर्ट की जो जजमेंट थी इसे एक बार और फिर से रिवर्स कर दिया जाता है। ये दूसरा मौका था जब इंदिरा गांधी सरकार और कोर्ट आमने सामने थे। कोर्ट्स और सरकार के कॉन्फ्लिक्ट्स को मैं आपको इसलिए बताने लग रहा हूँ क्योंकि यही छोटे बड़े इवेंट्स थे जिन्होंने फाइनली इन्फ्लुएंस किया था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के डिसीजन को। क्योंकि ओबियस सी बात है इंदिरा गांधी सरकार के इन दोनों ही फैसलों की वजह से देश के उद्योगपति और रॉयल फैमिलीज उनसे नाराज थे। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में एक फैसला दिया था। बेसिकली इस फैसले में कहा गया था कि पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी होने के बावजूद भी सरकार किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती। ये डिसीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने वाला माना जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा उस वक्त देश में बड़े बड़े इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस लाने के लिए कई पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में बाधक बन रहा था। इससे उनकी कई योजनाएं प्रभावित हो सकती थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने साल 1971 में कोर्ट के डिसीजन को पलटने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में अमेंडमेंट कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र हित में पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव कर सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना यह भी था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला
इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल एजेंडे में बाधक था, इसलिए उन्होंने ये अमेंडमेंट किया, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि उन्होंने देश के विकास के लिए ये आवश्यक कदम उठाया था। ये तीसरा मौका था जब इंदिरा गांधी सरकार ने कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया था। 1971 वो साल भी था दोस्तों जब इंडिया में जनरल इलेक्शन होने वाले थे और रायबरेली की सीट पर वहां के सबसे पॉपुलर फेस रहे सोशलिस्ट पार्टी के राज नारायण को इंदिरा गांधी के अगेंस्ट चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। उस समय जहां पर अपोजिशन ने इंदिरा हटाओ के नारे लगाए, वहीं इंदिरा जी ने बड़े ही टैक्टफुली इन नारों को अपने फेवर में कन्वर्ट कर दिया। इंदिरा गांधी ने उस समय गरीबी हटाओ के नारों से उसे रिप्लेस कर दिया, जिसके थ्रू उन्होंने लोगों से अपील किया कि अब फैसला उनके ऊपर है, इंदिरा को हटाना है या फिर गरीबी को। इस इलेक्शन में इंदिरा जी को बड़ी जीत हासिल होती है और वो अपने प्रतिद्वंदी राज नारायण को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से शिकस्त देती हैं और एक बार फिर से इंदिरा गांधी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती हैं और इस बार बड़ी ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। इनके अंडर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है और कहा जाता है कि जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उन्हें इंदिरा गांधी ये देखकर सिलेक्ट कर रही थी कि कौन इनके ज्यादा करीब था। एक ऐसा आरोप जो कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाया जाता है कि जो अलग अलग बीजेपी के स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली पपेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनको ज्यादा पावर नहीं दी जाती और प्रधानमंत्री ये देखकर उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि कौन उनके ज्यादा करीब है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज नारायण चुनावी प्रक्रियाओं और उनके नतीजों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। राज नारायण की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर कि उन्होंने अपनी इलेक्शन की सीट अनफेयर तरीकों से जीती है, उन्होंने बैलेट्स को मैनिपुलेट किया है, जिसकी वजह से 14 क्राइम्स रिपोर्ट किए जाते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ। 1971 दोस्तों, ये साल भारत के लिए इसलिए भी बेहद अहम था क्योंकि इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था। इस वॉर ने भारत की इकोनॉमी को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था और लोगों की सामान्य ज़रूरतों की चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई थी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का दबदबा पूरे देश में था, लेकिन इतनी ताकत के साथ साथ पार्टी में करप्शन भी बढ़ने लगा था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी इंडिया में छोटी कार बनाने की फैक्ट्री डालना चाहते थे, जिसके लिए सरकार ने टेंडर्स निकाले। उसमें कुल 18 कंपनीज ने टेंडर भरा, जिसमें सिर्फ एक कंपनी सिलेक्ट हुई। वो संजय गांधी के फेवर वाली कंपनी मारुति थी और उनको इसका कोई अनुभव भी नहीं था। इस प्रोजेक्ट के लिए संजय गांधी ने जापान की सुजुकी मोटर कंपनी के साथ एक टाई अप किया था। जैसे ही ये टेंडर खुला तो खुद इंदिरा गांधी पर करप्ट होने के आरोप लगने लगे थे। इंदिरा गांधी के खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पॉइंट आउट किया था इस चीज को और इंदिरा गांधी को इससे दूरी बनाने की सलाह भी दी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। फिर संजय गांधी की अचानक मौत के कारण यह प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने साल 1983 में मारुति 800 कार को लॉन्च किया और ये भारत में बहुत पॉपुलर हुई। स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन की और भी बुरी हालत थी। 1974 में गुजरात में एक ऐसा समय आया था जिसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, लेकिन ये चिमन भाई पटेल कोई आम नेता नहीं थे, बल्कि लोगों ने इन्हें चिमन चोर कहना शुरू कर दिया था क्योंकि इन पर बहुत बड़े घोटाले के आरोप लगे थे। हुआ यूं कि महंगाई के चलते दिसंबर 1973 में सरकार ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल की फीस लगभग 20% तक बढ़ा दी। गुजरात सरकार के इस स्टेप को अनफेयर मानते हुए अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक साधारण सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन उस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर थे वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे और उसके बाद स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट में होती है अपोजिशन पार्टी के बड़े चेहरे मोरारजी देसाई की एंट्री और उसके बाद देखते ही देखते ये आंदोलन बहुत हिंसक रूप ले लेता है। गुजरात की जनता इतनी गुस्से में थे कि सड़कों पर उतर आई। छात्रों ने प्रदर्शन किए, बसें जलाई, दुकानें लूटी गईं और पुलिस पर हमले हुए। इस पूरे घटनाक्रम को नवनिर्माण मूवमेंट का नाम दिया जाता है। गुजरात की जनता की मांग थी कि इस भ्रष्ट सरकार को हटाया जाए। कई कांग्रेस एमएलएस को डरा धमका के रिजाइन करने के लिए फोर्स किया गया। कई कांग्रेस लीडर्स को
पब्लिकली मारा गया। इसी तरह प्रोटेस्टर्स ने करीब 40 कांग्रेस एमएलए से रिजाइन करवा लिया। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि इंदिरा गांधी को भी मजबूरन गुजरात की सरकार को डिसॉल्व करना पड़ा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इससे एक साल पहले साल 1973 में दुनिया को एक बड़ा झटका तब लगा जब एक भयानक ऑयल क्राइसिस देखने को मिलता है दुनिया में। 1973 में ओपेक कंट्रीज ने पश्चिमी देशों को दिए जा रहे ऑयल के प्रोडक्शन में कटौती करने का फैसला किया। यह फैसला अरब इजराइल युद्ध के दौरान ओपेक कंट्रीज द्वारा पश्चिमी देशों को इजराइल का सपोर्ट करने के लिए पनिश करने के लिए किया गया था, जिसकी वजह से 1974 तक तेल की कीमतें 3 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई। एक बार फिर से आम आदमी की पॉकेट पर असर पड़ता है और इन्फ्लेशन और प्राइस राइज भयानक तरीके से देखने को मिलता है। इसी साल गुजरात की तरह बिहार में भी एक मूवमेंट की शुरुआत होती है स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसे लीड किया जाता है जेपी नारायण के द्वारा। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए जाते हैं कांग्रेस सरकार के करप्शन के अगेंस्ट और डिमांड करी जाती है कि बिहार की सरकार को भी डिसॉल्व कर दिया जाए। इसके अलावा एक और लीडर जॉर्ज फर्नांडिस 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं। रेलवे वर्कर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस और बेटर सैलरी डिमांड करने के लिए 17 लाख से ज़्यादा वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं और यह उस वक्त के लिए दुनिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बन जाती है। सड़कों पर नारे लग रहे थे, पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। 1 साल गुजर जाता है लेकिन इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ती। गुजरात में जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया था, ऐसा वो बिहार में नहीं करती। इनफैक्ट वो कहती हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन रहे हैं, ये फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट्स हैं। लेकिन प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, लगातार स्ट्राइक्स, भयंकर इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, जबरदस्त प्रोटेस्ट और करप्शन की एलिगेशंस। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी देश की। और ठीक इसी वक्त दोस्तों इंदिरा गांधी को एक और बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि 1971 में सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट और फ्रीडम फाइटर रहे राज नारायण ने रायबरेली की सीट को लेकर चुनावी प्रक्रियाओं और उनके नतीजों से असंतुष्ट होकर जो केस इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाया था, उसका फैसला आ जाता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो 14 क्राइम्स रिपोर्ट किए गए थे उस वक्त, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि उन्हें उनमें से सिर्फ 2 क्राइम्स के लिए दोषी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा। पहला क्राइम था कि उन्होंने यूपी सरकार के द्वारा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके एक ऊंचा सा स्टेज बनाया था अपने इलेक्शन के भाषण देने के लिए, और दूसरा क्राइम था कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे थे इवन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जो कि गलत था। सिर्फ इन 2 क्राइम्स की वजह से कोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया। जब देश की प्रधानमंत्री को अदालत ने दोषी करार दिया तो अखबारों की सुर्खियों में छा गया कि इंदिरा गांधी का गुनाह शायद छोटा था, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े थे। कई ऑब्जर्वर्स ने माना कि ये 2 ऑफेंस काफ़ी माइनर थे और इनके कारण एक प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से हटा देना जस्टिफाई नहीं था। लेकिन इस फैसले के बाद देश में सियासी भूचाल आ गया। इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, लेकिन विपक्ष ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वे सड़कों पर उतर आए और डिमांड करने लगे कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर को अब रिजाइन कर देना चाहिए। गुजरात के आंदोलन को लीड कर चुके मोरारजी देसाई ने कहा, अब एक मूवमेंट की शुरुआत हो रही है कांग्रेस के अगेंस्ट, जो कि डू और डाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन था वह 12 जून 1975 को आया था और 24 जून के बाद जो देश में हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। इंदिरा गांधी की अपील इस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई और जजेस ने कहा कि उनकी सारी प्रिविलेजेस छीनी जा सकती हैं, वो वोट नहीं कर सकती और अगले 6 सालों के लिए इलेक्शन में नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन अगली हियरिंग तक वो प्राइम मिनिस्टर जरूर बनी रह सकती हैं। कोर्ट के इस डिसीजन के बाद सड़कों पर हल्ला मच गया। अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट की जो इंटेंसिटी थी वो और भी बढ़ गई
और अब कुछ कांग्रेस के लीडर भी सड़कों पर उतर गए इंदिरा गांधी के फेवर में प्रोटेस्ट करने के लिए। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जिस रैली को सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे थे, उन्होंने लाखों लोगों से भरे दिल्ली के रामलीला मैदान में यह कह दिया कि अब इंडिया को टोटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि वह बाहर निकलें प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने जनता से कहा कि वह पुलिस की सुनना बंद कर दें। उन्होंने पुलिस से कहा और आर्म फोर्सेस से कहा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स से कहा कि वह सरकार के ऑर्डर्स को सीधा सीधा रिफ्यूज़ कर दें। अब ये एक सोशलिस्ट लीडर के वर्ड्स थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट थे और ये एक तरीके का सिविल डिसओबीडियंस था। और इस सिचुएशन के लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है और वो है इंटरनल डिस्टर्बेंस। और बस यहीं से पूरा गेम ही पलट गया। मतलब उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की वजह से पीएम इंदिरा गांधी अपनी पावर को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन ने इंदिरा जी को जैसे अपनी पावर बचाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 देखोगे दोस्तों, तो उसमें लिखा गया है कि एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ इंडिया सिक्योरिटी इज थ्रेटन बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रेबिलियन। मतलब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है 3 कारणों से। पहला कारण है अगर इंडिया किसी देश के साथ जंग पर जाए। दूसरा कारण है एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर इंडिया पर हमला किया जाए किसी और दूसरे देश के द्वारा। और तीसरा कारण है कि देश के अंदर कोई रेबेलियन हो रही हो। तो पिछली 2 इमरजेंसी जो डिक्लेयर करी गई थी इंडिया में, वो वॉर के रीज़न को लेकर करी गई थी। अब यह जो 1975 की इमरजेंसी थी, इसमें इंटरनल रेबेलियन का रीज़न लिया गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने कुछ मिनिस्टर से कंसल्ट करती हैं और उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को एक रिटन नोट भेजती हैं, जिसमें वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें इस तीसरे इंटरनल रेबेलियन के रीज़न को लेकर। उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि इस आंदोलन की वजह से देश में अराजकता फैल रही है और वो उनकी बातों से कन्विंस होकर 25 जून की रात को ऐसा कर देते हैं। और उसके बाद अगले 2 सालों के लिए इंडिया एक डिक्टेटरशिप रिजीम में चला जाता है। 25 जून की रात को कुछ ही घंटों के अंदर अंदर देश के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडीज और चरण सिंह जैसे बड़े नाम शामिल थे। उसी रात को सरकार ने दिल्ली में अखबारों के दफ्तरों की पावर सप्लाई काट दी ताकि अगली सुबह कोई अखबार प्रिंट ही ना हो सके। रेडियो पर इंदिरा गांधी ने खुद ही ये अनाउंसमेंट की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। तो एक्चुअली में रूट कॉजेज और कारण तो बहुत सारे थे आपातकाल के पीछे, लेकिन एक तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला जिसने इंदिरा गांधी की चुनावी जीत को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था, और दूसरा जेपी नारायण के जो नारे थे ये बेसिकली ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है, या फिर ऐसा कह लो कि ये इंदिरा गांधी के लिए एज एन एक्सक्यूज़ बन जाते हैं जिसकी वजह से वो जस्टिफाई करती हैं कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करी। उसके बाद देश में अगले 2 सालों में जो होता है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस समय को डार्क स्टार ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी करके बुलाया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है और जो लोग प्रोटेस्ट जारी रखते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 1 लाख से ज़्यादा इनोसेंट लोगों को अरेस्ट किया जाता है। कई अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट इस समय में अंडरग्राउंड चले जाते हैं। इलेक्शंस डिले हो जाती है। आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया जाता है। कई कम्युनिस्ट लीडर को अरेस्ट किया जाता है। इनफैक्ट कई कांग्रेस लीडर जो इमरजेंसी के अगेंस्ट बोल रहे थे और जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे, उन्हें भी पार्टी पोजीशन से रिजाइन करवा दिया जाता है और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी समय एक और भयानक चीज जो देखने को मिलती है वो है नसबंदी, मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसे इनिशिएट किया जाता है इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी द्वारा देश की पॉपुलेशन को कम करने के लिए। हम सब जानते हैं कि नसबंदी के पीछे का ओब्वियस रीजन था पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि 1970 में इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही थी और इंडिया के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करवाया जा सके। तो नसबंदी एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट उतना ही डिजास्टर्स था।
इंडिया जैसे देश में जहां सुपरस्टिशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पर नसबंदी करवाना लोग अपनी शान के खिलाफ समझते थे, इसलिए इसके रिजल्ट्स इतने फ्रूटफुल नहीं थे। लेकिन इमरजेंसी की वजह से गवर्नमेंट को एक फ्री हैंड मिल चुका था, जिसको अच्छे से मिसयूज किया गया उस वक्त गवर्नमेंट ने। कई सारे स्टेरिलाइजेशन कैंप लगाए गए, हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए टारगेट सेट कर दिए गए। गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर्स, विलेज ऑफिशियल्स और स्कूल टीचर्स को लोगों को स्टेरिलाइज करवाने के टारगेट्स दिए गए और टारगेट मीट ना कर पाने पर उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, प्रमोशन डिनाई हो जाता था और इवन जॉब तक चली जाती थी। रिजल्ट ये था कि इन लोगों ने अपने टारगेट अचीव करने के लिए हजारों लोगों को फोर्सफुली स्टेरिलाइज करवाया। लोगों को फोर्सफुली ड्रैग करके क्लिनिक्स और कैंप्स में ले जाया गया, जबकि उस वक्त कई ऐसे क्लिनिक्स और कैंप्स थे जिनमें प्रॉपर हाइजीन और दूसरी फैसिलिटी तक नहीं थी और काफ़ी अनहाइजीनिक कंडीशन में उनकी नसबंदी कर दी गई, जिससे लोगों को इन्फेक्शन, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और इवन कुछ लोगों की तो जाने तक चली गई। इस कैंपेन के दौरान लोगों के अंदर एक दहशत फैल चुकी थी। इससे बचने के लिए लोग जगह जगह छुपा करते थे और इसकी वजह से कई वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए। इमरजेंसी के उन 19 महीनों के दौरान करीब 1 करोड़ लोगों को स्टेरिलाइज किया गया। संजय गांधी का एक और ऐसा ही इनफेमस कैंपेन था स्लम क्लियरेंस कैंपेन। इसमें दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर और भी बड़े बड़े शहरों के बीच बसे अनऑथराइज्ड स्लम्स को डिमोलिश किया गया और उनमें रहने वाले लोगों को शहर के बाहर कॉलोनीज में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इन कॉलोनीज की हालत बहुत खराब थी, एमिनिटीज और प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, जिससे लोगों की लिविंग कंडीशन और खराब हो गई। दिल्ली में तुर्कमान गेट, जो कि एक मुस्लिम आबादी वाला एरिया माना जाता था, एक और जहां फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन की वजह से लोगों में पहले से ही दहशत थी, ठीक उसी वक्त वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए बुलडोजर्स का यूज किया गया। कई घरों को गिरा दिया गया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। जब वहां के लोगों ने इसका विरोध किया और लोगों की भीड़ ने बुलडोजर्स की एंट्री को रोक दिया, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया। इवन पुलिस ने क्राउड पर ओपन फायर तक कर दिया, जिससे 6 लोग मारे गए। कांग्रेस को इस फायरिंग और नसबंदी कार्यक्रम की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इमरजेंसी के 19 महीनों के दौरान गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी कई बार अपनी सहूलियत के हिसाब से अमेंड किया। जुलाई 1975 में गवर्नमेंट 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई, जिसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अगस्त में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का 39th अमेंडमेंट लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग अब देश के किसी भी कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था और किसी एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन केवल प्रेसिडेंट के हाथ में होगा। इस अमेंडमेंट से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ऑर्डर था वो इनवैलिड हो गया और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था वो भी रद्द हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि कुछ लोगों की राय में देश में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिले। ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान सारी ट्रेन हमेशा टाइम पर आती थी, सारे लोग बड़े टाइम पर काम करते थे, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर टाइम पर आने लगे थे और सारे बिजनेसेस बड़े एफिशिएंटली चलते थे। इसके पीछे शायद एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। जो लोग इमरजेंसी के टाइम में रहे थे उन्होंने इमरजेंसी के पिछले कुछ साल भी एक्सपीरियंस किए थे। वो समय, जैसा मैंने बताया, इन्फ्लेशन की बुरी हालत थी, रेगुलर प्रोटेस्ट देखने को मिलते थे, रेलवेज में स्ट्राइक्स देखने को मिलती थी। तो ओबियसली जब इमरजेंसी का टाइम आया तो सारे प्रोटेस्ट और सारी मूवमेंट को बंद करा गया, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, सारी ट्रेन टाइम पर आई और इंडस्ट्रीज भी एफिशिएंटली चलने लगी। फिर एक दिन अचानक सरप्राइजली जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने खुद ही लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया और मार्च में फ्रेश इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी। ये काफ़ी शॉकिंग अनाउंसमेंट था क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इलेक्शन को कुछ ही महीने पहले पोस्टपोन किया गया था और सबसे इम्पोर्टेंट, संजय गांधी जिन पे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी और उनकी हर बात मानती थी, वो भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन बुलाए जाए। लेकिन इंदिरा गांधी का इलेक्शन बुलाने का डिसीजन आज भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज करता है। इंदिरा गांधी को यह भी शक था कि शायद अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में जिक्र करती हैं कि इंदिरा गांधी 1974 से ही जयप्रकाश नारायण पर यह आरोप लगाती रही थी कि उनके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी का हाथ है, वो उनको फंडिंग भी कर रहे हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटोगे
तो इंदिरा गांधी का अमेरिका को लेकर यह डर बेवजह नहीं था। 1971 में भारत पाक युद्ध से 1 महीने पहले यानी नवंबर में इंदिरा गांधी अमेरिकी दौरे पर गई। उनकी यात्रा का मकसद था कि वे अमेरिका को इस बात पर राजी कर ले कि वो पाकिस्तान को हथियार ना भेजे, मगर अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे इंदिरा गांधी को शक हुआ कि शायद अमेरिका भारत की मौजूदा सरकार के खिलाफ गतिविधियां कर रहा है। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। इंदिरा गांधी का खुद का मानना था कि वो इमरजेंसी से जयप्रकाश नारायण मूवमेंट को खत्म करना चाहती थी, जो कि उनके हिसाब से असंवैधानिक तरीके से सरकार को गिराना चाहता था, और इमरजेंसी का ये ऑब्जेक्टिव अब पूरा हो चुका था। इसलिए 21 मार्च 1977 में इमरजेंसी को फाइनली कॉल ऑफ कर दिया जाता है। सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया और फ्रेश इलेक्शन बुलाए जाते हैं। इस चुनाव में फाइनली इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों अपनी सीटों पर हार जाते हैं और जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है और मोरारजी देसाई इस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। ये पहली बार है कि जब इंडिया में कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने सरकार बनाई है। 24 जनवरी 1978 को महाराष्ट्र के यवतमाल की एक सार्वजनिक सभा में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जिम्मेदारी ली और इसके लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे आपातकाल के दौरान हुई तमाम गलतियों और अतियों की जिम्मेदारी लेती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि यवतमाल के भाषण में इंदिरा गांधी ने यह भी कहा कि वे उन लोगों की ओर से भी जिम्मेदारी ले रही हैं जो उन गलतियों में शामिल थे, लेकिन अब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हालांकि वो अलग कहानी है कि इसके बाद चुनी हुई जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन टिकती नहीं है और 1980 में दोबारा से इलेक्शन बुलाए जाते हैं और 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ जाती हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज काफ़ी बदल जाती हैं। वो पहले से शायद सीख लेती हैं और इस बार उनकी इकोनॉमिक्स थोड़ी और राइट लीनिंग हो जाती है और कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड बन जाती है। लेकिन ये कहानी कभी और के लिए दोस्तों। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि देश में इमरजेंसी लगा देने की घटना के पीछे उस वक्त की हर छोटी बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव वजहों को आप उनके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में जान पाएं, क्योंकि हमारे देश में आजकल जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास लोगों को बताने के लिए खुद का इतिहास नहीं है, वो राजनीतिक फायदों के लिए दूसरों के इतिहास को काफी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते देखे जा रहे हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर कर देने के सरकार के इस डिसीजन को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।